तो कल हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम मॉडिफाइड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्चेज मेड बाय वेरियस केमिस्ट एंड फिजिस्ट, Dalton atomic theory has undergone radical changes. Nevertheless, silent points of this theory have been retained since they satisfactorily explain the laws of chemical combination. The main points of the modern theory are, उसने उस थ्योरी को, जब उस थ्योरी में साइंटिस्ट ने ड्रॉबैक निकाल दिए थे, लिमिटेशंस निकाल दी थी उस थ्योरी की, तो उसने खुद की थ्योरी को मॉडिफाइड कर लिया। तो वो उस थ्योरी में उसने क्या क्या मॉडिफाई किया वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। उसने बोला था कि एटम एक इंडिविजुअल है, लेकिन अब इसने बताया कि एटम एक इंडिविजुअल नहीं है। It have been found that an atom has a complex structure. It is made up of number of small particles, of which the important ones are electrons, protons and neutron. अब उसने बताया कि एटम है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकेंड, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब उसने बताया है कि सेम एलिमेंट के एटम्स के अंदर डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में हैव एटॉमिक मास 1 AMU, 2 AMU और 3 AMU। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 AMU हो सकता है, 2 AMU हो सकता है, 3 AMU हो सकता है। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 हो सकता है, 37 हो सकता है। सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोसेसेस डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप। तो हमारे पास वो एटम्स जिनके सेम एलिमेंट के होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक मास पोसेस करते हैं, वो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। थस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में नॉट बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। तो एटम्स है सभी एलिमेंट के आइडेंटिकल नहीं होते एक रेस्पेक्ट में। थर्ड, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में सेम एटॉमिक मास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन हैव द सेम एटॉमिक मास। जैसे कि कैल्शियम और आर्गन में सेम एटॉमिक मास है 40 AM। तो ऐसे एलिमेंट्स ऐसे एटम्स जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक मास होते हैं उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स में बी आइडेंटिकल इन वन और मोर रेस्पेक्ट। तो जो एटम्स हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट के वो हमारे पास आइडेंटिकल भी हो सकते हैं एक दूसरे से। फोर्थ, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर may be fixed and integral but may not always be simple। तो जो रेशियो है जिसमें डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से फिक्स्ड या फिर इंटीग्रल में, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपल ही होता है। जैसे कि हमारे पास रेशियो है एलिमेंट CH और O का, वो कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए केन शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। वो कंबाइन करते हैं 12:22:11, जो कि हमारे पास सिंपल नहीं है, जबकि जो इसका रेशियो है वो एक फिक्स्ड है और इंटीग्रल है। फिफ्थ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसने बताया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो एन एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, येट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे एक एटम है वो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो एटम है वो फिर भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। सिक्स्थ, एटम इज नो लॉन्गर indestructible. Atom is no longer indestructible. By carrying one nuclear reaction, atoms of the element may be changed into another. For example, atoms of nitrogen can be changed into oxygen by bombardment with the X-rays. Similarly, uranium can be converted into plutonium through interaction with the neutron. The process of interconversion of the elements through changes in the atomic nuclei is called ट्रांसम्यूटेशन। तो हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स की इंटरकन्वर्जेशन होती है एटॉमिक न्यूक्लियाई से। फर्दर हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E=mc²। तो एटम्स है वो इनकन्वर्टेड होते हैं और मास है वो भी चेंज हो सकता है एनर्जी में। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो एटम है वो इंटरकन्वर्टेड है और मास है वो हम चेंज कर सकते हैं एनर्जी में। अब हमारे पास आती है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, लॉ और प्रिंसिपल।
अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या थी? According to Gay-Lussac law of gaseous volume, gases always combine with one another in the simple ratio by volume. But according to the Dalton's atomic theory, elements combine with one another in a simple whole number atomic ratio to form compound. Berzelius, a Swedish chemist, tried to correlate Dalton's atomic theory and Gay-Lussac law of gaseous volume. He argued that while elements combine in a simple ratio of atoms and gases combine in a simple ratio by volume, there must be some relationship between the volumes of the gas and the number of the atoms it contain. तो हमारे पास हमने Gay-Lussac लॉ पढ़ा गैसेस वॉल्यूम के लिए और हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी अपोजिट थी और थोड़ी थोड़ी सिमिलर भी थी। तो इन दोनों को मिक्स करके एक स्वीडिश केमिस्ट ने ब्रेजिलस, उसने इनको कंबाइन करके और अपनी हाइपोथेसिस दी, जिसको उसने नाम दिया ब्रेजिलस हाइपोथेसिस। इसमें उसने बताया इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो जो इक्वल वॉल्यूम होती है सभी गैसेज की, वो सिमिलर कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर में उसके अंदर इक्वल नंबर होते हैं एटम्स के। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल दिखा रखा है, जिसके अंदर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम क्लोरीन लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी जो 2 वॉल्यूम बनी। तो n एटम्स लिए तो n एटम्स की क्लोरीन ली हमने, तो 2n कंपाउंड एटम्स बन गए। अब इसको अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो ये भी हाफ एटम, ये भी हाफ एटम और ये 1 एटम हो गया। तो इससे हमारे पास इम्प्लाई हो जाता है कि जो एक कंपाउंड एटम है हाइड्रोजन क्लोराइड का, वो बना है आधे एटम हाइड्रोजन से और आधा एटम क्लोरीन से। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, जो हमारे पास स्टेट करता है एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स एंड आर इंडिविजुअल। ये हाइपोथेसिस फिर रिजेक्ट हो गई थी। फिर एवोगैड्रो ने खुद की हाइपोथेसिस दी थी, जिसके अंदर उसने बताया था एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और अ कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमारे पास एटम है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और ये हमारे पास कैपेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। और एक मॉलिक्यूल है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होता है। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने बताया इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स है सभी गैसेज की, वो हमारे पास सिमिलर कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर में, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ब्रेजिलस हाइपोथेसिस ने बताया था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब इसने बताया है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इसने भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का ही एग्जांपल लेके बताया है। हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ली, क्लोरीन 1 वॉल्यूम ली, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में 2 वॉल्यूम, n मॉलिक्यूल लिए हाइड्रोजन के, n मॉलिक्यूल लिए क्लोराइड के, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी, इसके अंदर 2n मॉलिक्यूल्स हुए। उसको अगर हमने 2n से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हमारे पास ये इंप्लाई हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का बना होता है आधे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से और आधे मॉलिक्यूल क्लोरीन से। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का। तो जो हाफ मॉलिक्यूल है वो पॉसिबल होता है उसके अंदर 1 या फिर 2 एटम्स हो। तो इससे हमारे पास रिजल्ट हमारे पास नहीं आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या दी थी इसने, वो पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट, इन द कैलकुलेशन ऑफ द एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट of the element present in one molecule of the substance. Example, atomicity of the oxygen is 2 while that of ozone is 3. तो हमारे पास एटोमिसिटी है एलिमेंट्री सब्सटेंसेस की, वो हमारे पास डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। जो एक जितने एलिमेंट्स में एटम हैं वो एक मॉलिक्यूल में सब्सटेंस में कितने हैं। जैसे कि हमारे पास एटोमिसिटी है ऑक्सीजन की, वो 2 है, जबकि ओजोन की 3 है। मतलब ऑक्सीजन में O2 लेते हैं हम, तो उसके अंदर 2 एटम्स लिए गए हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए वो उसके एटोमिसिटी 2 हो गई, और ओजोन में 3 लेते हैं तो 3 हो गई। तो हमारे पास एग्जांपल लेके दिखा रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो वाटर वेपर बनाते हैं। हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम ली, ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम ली, तो वाटर वेपर की 2 वॉल्यूम बन गई। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमने अप्लाई करी, तो
हाइड्रोजन के 2n मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन के n मॉलिक्यूल लिए, तो वाटर वेपर के हमारे पास 2n मॉलिक्यूल बन गए। मतलब कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, तब जाके 1 मॉलिक्यूल वाटर वेपर का बना। तो हमारे पास पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होती है, लेकिन एक मॉलिक्यूल वाटर में एक एटम होता है ऑक्सीजन का। एटम एक है, मॉलिक्यूल हाफ है। हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 2 है। तो हमने ऐसे प्रूव किया है ये एटोमिसिटी ऑक्सीजन की 2 होती है। हमारे पास सेकंड है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अब मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में हमने जो रिलेशनशिप निकाली है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अभी ये कैसे निकाली हमने वो देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब डेंसिटी ऑफ गैस हमारे पास होती है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP। अब ये हमारे पास मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 हो गया इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास अभी लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। अब थर्ड है हमारे पास रिलेशन मास और वॉल्यूम में निकालते हैं हम गैस के। मॉलिक्यूलर मास का हमने निकाला अभी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हमारे पास हम उससे निकाल लेते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमने निकाली थी मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2S STP। तब वो हमारे पास मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP हो गया और अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 एट STP। हमारे पास आते हैं मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। हमें पता है 0.089 है। तो अब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास का मास ऑफ द 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP। तो हमें पता लास्ट में कंक्लूड हो गया हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल ली हमने। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP वेट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। तो हमारे पास जो 22.4 लीटर है किसी भी गैस का STP पे इक्वल होता है, वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है जो कि हमारे पास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, और इस लॉ को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। अब हमारे पास आगे आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।